देखो नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिट नंबर 2, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है हमारा जनरलाइज कोऑर्डिनेट या फिर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। वैसे मैं आपको जब मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था जनरलाइज कोऑर्डिनेट, तो मैंने तब भी बताया था आपको, वही डेफिनेशन है यहाँ पे फिर से। देखो आर के हमारा क्या होता था, के पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर होता था। अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूँगी तो क्या आ जाएगा, एक्स के आई प्लस वाई के जे प्लस में जेड के, और के की वैल्यू कहाँ तक थी, ये आर के क्या थी, केथ पार्टिकल की पोजिशन। तो हमारे पार्टिकल कितने थे, एन थे, तो के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, 1 to n। और हमारे पास क्या थे, ये फाइनाइट कंस्टेंट्स थे, कितने थे, ये डी कंस्टेंट्स थी, यानी कि डी इक्वेशंस थी। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। अगर मान लो कि मेरे पास ये 2 इक्वेशन है 3 वेरिएबल के अंदर, तो हमें ये पता है कि अगर मान लो जितने वेरिएबल हो कम से कम उतनी इक्वेशन तो हमें पता होनी चाहिए, तभी मैं इन वेरिएबल्स को निकाल पाऊंगी। यानी कि यहाँ पे 3 वेरिएबल और 2 इक्वेशन है, तो मुझे कम से कम एक इक्वेशन ऐसी चाहिए जो इन पे डिपेंड ना करती हो, यानी कि वो क्या हो, इनसे अलग हो। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितनी हुई, यानी कि वेरिएबल में से हमने क्या घटा दिया, इक्वेशंस को घटा दिया। तो हमें कितनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, एक इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी, जिससे हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल पाए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एन कोऑर्डिनेट्स ये रहे, एन कोऑर्डिनेट्स ये रहे, एन कोऑर्डिनेट्स ये रहे, यानी कि जो हमारे वेरिएबल है वो तो क्या है 3n है, और जो हमारी यहाँ से इक्वेशंस है वो कितनी है, डी है। तो यानी कि मुझे इन वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालने के लिए कितने इंडिपेंडेंट इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगी, वेरिएबल्स में से इक्वेशन को माइनस कर दूंगी, तो वो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ तो डेफिनेशन में क्या होगा, द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। यानी कि जो मिनिमम नंबर, जैसे हमारे पास क्या है, जितनी मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी इन वेरिएबल्स को निकालने के लिए, वही हमारे पास क्या कहलाएंगे, हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहलाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल किसी टाइम टी पर, उनको क्या बोला जाता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट के नोटेशन क्या होते हैं, Q1 Q2 Qn। तो यानी कि पोजीशन को बताने के लिए हमें Q1 Q2 Qn का पता होना चाहिए, यानी कि आर के किसका फंक्शन है, टाइम टी का, और किसका, Q1 Q2 Qn का। ठीक है, इसमें इतना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरलाइज फोर्सेज। अब ये कह रहा है कि जनरलाइज फोर्सेज है, मैंने मान लिया कि Q1 क्या है, Q1 Q2 Qn हमारे पास क्या है, Q स्मॉल है ना भाई, ये इस बात का ध्यान रखना, स्मॉल एन है। ठीक है, ये हमारे क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। मैंने मान लिया कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है हमारे पास F1, इस पे फोर्स लग रहा है F2, और इस पे फोर्स लग रहा है हमारा Fn। ठीक है, ये हमारे पास क्या फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अब वो कह रहा है कि जनरलाइज फोर्स में हमारे पास ये कोऑर्डिनेट क्या है, Q है, तो हमारे इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है, और जनरलाइज फोर्स को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, QI से। तो ये कह रहा है कि अगर हम क्या कंसिडर करते हैं, इफेक्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन कंसिडर करते हैं। इफेक्टिव फोर्स हमारे पास क्या थे, F के तो इफेक्टिव फोर्स था, और R के क्या था हमारे पास, रिएक्शन फोर्स ड्यू टू कांस्टेंट। तो कह रहा है इफेक्टिव फोर्स की वजह से वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वर्चुअल। तो मैंने मान लिया इसका वर्क क्या है, डेल्टा ए है, यानी कि इफेक्टिव फोर्स की वजह से जो वर्क आया उसका नाम क्या दे दिया हमने, डेल्टा ए। अब देखो नेक्स्ट में क्या कहता है, डेल्टा आर के अगर मुझे निकालना है, यानी कि मुझे यहाँ से किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी, डेल्टा आर के की। अब देखो जो हमारा आर के था, आर के किसका फंक्शन था, आर के फंक्शन था हमारे पास Q1 Q2 और Qn का। तो कैसे निकालेंगे, अगर मुझे निकालना है, तो अगर मैं डेल्टा आर के निकालना चाहती हूँ तो डेल्टा आर के क्या आ जाए, क्यू आर के बाय में Q1 डेल्टा Q1, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे करली आर के बाय में करली Q2 डेल्टा Q2 अप टू डेल्टा Qn तक चलेंगे हम। ठीक है, Qn क्या है यहाँ पे, स्मॉल आएगा। तो यानी कि क्या है, सम की फॉर्म में, सम की फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लगा दे, समेशन क्या आ जाएगा, करली आर के बाय में करली QI हो जाएगा ना, क्योंकि आई को वेरीज कराया हमने 1 to n, और साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा QI। अब देखो अगर मुझे डेल्टा ए निकालना है, डेल्टा ए निकालना है, तो हमारे पास डेल्टा ए तो ये था, किसकी वजह से था, ये हमारी इफेक्टिव फोर्सेज की वजह से वर्क डन था। तो यहाँ पे डेल्टा आर के की वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो मैंने क्या कर लिया, इस मशीन को बाहर रख लिया, और इस अंदर वाली चीज़ को, यानी कि इस अंदर वाली चीज़ को हमने यहाँ पे रख लिया, साथ में क्या है हमारा डेल QI। तो ये क्या हमारी, हमने इसको नाम दे दिया, जो ये वाली चीज़ है इसको क्या नाम दे, QI का। तो QI क्या है हमारा, और QI हमारे पास था क्या, QI था हमारा जनरलाइज फोर्स। देखो यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो 1 to n वेरी करे, यानी ये K, तो यहाँ पे अगर QI है तो यहाँ पे QI हो जाएगा, अगर यहाँ पे Q1 है तो Q2 हो जाएगा, यहाँ पे Q2 है तो यहाँ पे भी Q2 हो जाएगा, यहाँ पे Q3 है तो यहाँ पे भी Q3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में हमने क्या निकाल दिया, हमारा जनरलाइज
फोर्स निकालता है। तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा है क्यू आई आर कॉल्ड, तो क्यू आई को क्या बोलेंगे, जनरलाइज फोर्स बोलेंगे। जो किसका कोफिशिएंट है, बताओ किसका कोफिशिएंट है, जो हमारा डेल्टा क्यू आई का जो कोफिशिएंट बचा है उसका क्या नाम है, उसका नाम है क्यू आई। और क्यू आई किसको बोला है हमने, जनरलाइज फोर्स की जो हमारी वैल्यू है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा आर्टिकल करेंगे लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। इंपॉर्टेंट है भाई और पेपर में आता भी है।